गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहेलियों, मेरे रसगुल्लो। और आज आपकी एनसीईआरटी क्लास WBC हमको पढ़ना है। कल हमने RBC पढ़ी थी और उम्मीद है कि आप लोग क्लास देख के, लिख के और याद कर रहे हों। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जहाँ समझ में ना आए उससे पूछिए। समझ में आता है, अच्छी लगती है तब भी कमेंट करिए, नहीं अच्छी लगती तब भी कमेंट करिए, कोई डाउट है तब भी कमेंट करिए। कमेंट करते रहना है और पढ़ते रहना है। और जिन बच्चों का कल ऑफलाइन टेस्ट है वो बेहतरीन तैयारी के साथ पहुँचेगी। उम्मीद है कि इस बार आप अपने शिक्षक, अपने गुरु, अपने माता पिता को निराशा नहीं देंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं रात्रि में 10 बजे तक। चलिए अब हम वार्ता करते हैं WBC पे। वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल भी कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। कल पढ़ा था हमने RBC, हमारे एक शिष्य कह रहा था सर RCB लिख देते ना, राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लिख देते। तो नहीं भैया, RBC होगा, रेड ब्लड कार्पल्स होगा, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। चलिए इसका अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। याद करो, अभी हमने इसके 2 क्लास पहले पढ़ाया था, जब महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ाई थी तो पढ़ाया था कि श्वेत चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ ल्यूको शब्द होता है। तो इसका अन्य नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। क्या हो गया बच्चा? ल्यूकोसाइट। तो पूछेगा श्वेत रक्त कणिकाओं का अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे ल्यूकोसाइट है गुरुजी। दूसरा पूछेगा केंद्रक होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे यस, मौजूद होता है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या RCB में केंद्रक होता है, तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी, RCB में केंद्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण कहाँ हुआ था? अस्थि मज्जा में। और WBC का भी निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में ही होगा। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध को बढ़ाना, मतलब रोग होने की उसको जो प्रतिरोध है उसका अपोज करने की प्रतिरोध क्षमता को क्या है? बढ़ाना है। इनकी मात्रा कितनी होती है? तो भैया ये 4000 से 9000 पर mm³ पाई जाती हैं। और जबकि RBC आपकी ज़्यादा पाई जाती थी, 45 से 50 लाख पर mm³, जबकि ये 4000 से 9000 मतलब 10,000 से भी नीचे पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे शरीर के सैनिक हैं, हमारी शरीर की मिलिट्री हैं। और याद रखो, यदि मिलिट्री ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वही शरीर पे कब्जा कर लेगी। तो इनकी अधिक मात्रा हमको कैंसर की ओर भी ले जा सकती है। चलिए आगे, इनकी भी मृत्यु कहाँ होती है, तो आप कहें गुरुजी इनकी भी मृत्यु प्लीहा में होती है। और प्लीहा को ब्लड बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन में होती है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन होता है। कितना होता है? 7 से 10 दिन होता है। टाइप ऑफ WBC क्या होता है भैया? टाइप ऑफ WBC के प्रकार। अब WBC गुरुजी का है तो वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ या कोशिकाएँ। कोशिका इसलिए इनके देखो कण के समान होते हैं, कोशिका से थोड़ी सी और छोटी, कोशिका ऑलरेडी छोटी होती है, उससे भी छोटे होते हैं। पहला होता है कणिका युक्त, 2 प्रकार की होती हैं। कणिका युक्त अंग्रेजी में कहते हैं इसे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं? कणिका युक्त ग्रेनुलोसाइट। कणिका युक्त मतलब इसमें कण होंगे, कणों के युक्त। अब ये कणिका युक्त भी 3 प्रकार की होती हैं, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। जब आप डॉक्टरी इलाज कराएंगे, जब CBC कराएंगे, तब ये लिखा होगा कि आपका बेसोफिल्स कितना है, न्यूट्रोफिल्स कितना है, इओसिनोफिल्स कितना है। तो कणिका युक्त कितने प्रकार? WBC 2 प्रकार के होते हैं, एक कणिका युक्त, एक होती है अकणिका युक्त। अब कणिका युक्त में कौन से होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि WBC के नाम का लड़का था, व्यक्ति था, उसके 2 लड़के हुए, एक कणिका युक्त और एक नीचे हम और बताते फिर समझाते हैं। पहले देखो, दूसरा है कणिका विहीन। कणिका विहीन हमने अभी कहा था अकणिका युक्त, माने नहीं जिनमें कण नहीं है, या कणिका विहीन, बात एक ही है। एग्रेनुलोसाइट, इसको क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट अंग्रेजी शब्द है भैया, इसको हमने हिंदी में लिख दिया है। हिंदी में इसलिए लिख दिया, आपको अंग्रेजी पढ़ना आता होगा। ठीक है, इसका होता है लिम्फोसाइट, तो CYT यहाँ जोड़ लीजिए, आधी मीनिंग ही लिख दी है हमने। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। तो अब आप कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे, गुरुजी आपने कहा WBC, तो WBC 2 प्रकार की होती हैं, एक होती
कणिका युक्त, एक होती है कणिका विहीन। तो कणिका युक्त तो 2 लड़के थे, एक इंसान था, उसके 2 गो लड़का हुए, एक कणिका युक्त एक अकणिका युक्त। और कणिका युक्त के 3 गो मोड़ा हुए, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूनोसोफिल्स। और दूसरा लड़का जो था अकणिका युक्त एक कणिका विहीन का है, उसके 2 गो लड़का हुए, कौन को, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो टोटल WBC के कितने हो गए, 5 गो लड़का। कितने हो गए, 5 गो। कोई पूछेगा गुरुजी कौन कौन से हो गए, तो बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया और मोनोसाइट हो गया। अब आगे चलते हैं गुरुजी, कहाँ चलते हैं, अब आगे चलते हैं भैया। पहला ही है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करने के बाद अलर्ट सिस्टम उत्पन्न करते हैं। अब गुरुजी ये क्या बात है, आपके शरीर में कोई भी हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश किया, जैसे कि अभी कभी आपने देखा होगा, आप लोग आहार, भोजपुरी में आपके आहार कहते हैं, नहर में आप लोगों ने नहाया, गंदे पानी में कभी नहाया तो हल्का सा जुखाम सा हो जाता है या हल्का हल्का वायरल फीवर सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेसोफिल्स सूक्ष्म जीव प्रवेश करते उसमें अलर्ट, हाल घंटी बजेगी, अलार्म। जैसे मूवियों में नहीं देखिए आग लग जाती है तो फायरवर्क वाली घंटी बजती, इसी प्रकार से क्या बजेगा, घंटी बजेगी। और जैसे ही घंटी बजी ये एलर्जी पैदा कर देगा। क्या करेगा यार, ये बड़ा ख़राब होता है अगर बेसोफिल्स बढ़ गया तो ये बीमार कर देगा। हमने पहले भी कहा कि WBC 4000 से 9000 होगा तभी ठीक है, अगर ये बढ़ा तब दिक्कत है, घटा तब दिक्कत। इसको परफेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में फ़ौज परफेक्ट है जितनी है, और जबकि पाकिस्तान में फ़ौज जाना है, तो जब पाकिस्तान में फ़ौज जाना है तो समझ रहे हो वहाँ आए दिन सत्ता परिवर्तन ही होता रहता है, तो हर चीज़ की एक लिमिट मात्रा होती है। चलिए, तो जब इसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो ये अलर्ट सिस्टम उत्पन्न करता है, अर्थात एलर्जी पैदा कर देता है। जैसे सर्दी और शरीर पर लाल दाने आने लगते हैं, पहले बताए। और जब ये एलर्जन के संपर्क, एलर्जन क्या होता है गुरु जी, एलर्जन मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिससे आपको एलर्जी होती है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, हमारे बाबूजी है तो उनको धूल से एलर्जी हो जाती है गले में, किसी को कच्चे फल खाने से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है। एलर्जी है भैया तो है, किसी को धूप से भी एलर्जी हो सकती है, तो कहानी है ना। चलिए, एलर्जन के संपर्क में आते ही बेसोफिल्स हिस्टामिन स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, हिस्टामिन स्रावित करता है। आगे चलते हैं, अब दूसरा आया न्यूट्रोफिल्स। क्या आया, न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल्स पढ़ लिया, बेसोफिल्स की अधिक मात्रा होगी, जैसे आएंगे तो अलर्ट सिस्टम करें। ये WBC जो कणिका युक्त है उसका 60%, मतलब 2 होते हैं, एक कणिका युक्त एक कणिका विहीन। तो जो कणिका युक्त है उस कणिका युक्त का अगर 100 भाग है तो 100 भाग में से 60 कट्ठा तो कौन है, ये है न्यूट्रोफिल्स। कौन है, न्यूट्रोफिल्स। तो यह WBC की कणिका युक्त 60% मात्रा है। शरीर में प्रवेश कर चुके हानिकारक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव शरीर में घुस गए, अंदर हो गए, उनको ये समाप्त करती, मार के ले कुछ हल्ले होमच के इनको क्या कर दी, मार देती। इसी से कहते हैं इन्हें मिलिट्री पावर ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या, मिलिट्री पावर ऑफ बॉडी। ये हमारे मिलिट्री, हमारे शरीर की क्या है, मिलिट्री, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सैनिक हैं। तो समझ गए, समझे कि नहीं समझे। तो भैया बेसोफिल्स समझ गए। बेसोफिल्स का काम क्या है कि सूक्ष्म जीवाणु आएंगे, अलर्ट सिस्टम जलाएगा, और जैसे अलर्ट जलाया वो अंदर आए तो उनको न्यूट्रोफिल्स होमच के मारेगा। अब इओसिनोफिल्स आ गया भाई, ये देखो, या एसिडोफिल्स कहते हैं इसको। यह विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली है, शरीर में उत्पन्न एलर्जी को समाप्त करती है। जो एलर्जी बेसोफिल्स के कारण हुई थी, अलर्ट सिस्टम जला था, अलर्ट सिस्टम जला लेकिन वो एलर्जी कर देगा, तो उस एलर्जी को ख़त्म कौन करेगा, तो इओसिनोफिल्स करेगा। बेसोफिल्स ने एलर्जी उत्पन्न की, ख़त्म किसने किया, इओसिनोफिल्स ने किया। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या हुआ, एक पैदा कर रहे, अरे उसने पैदा की भैया, घंटी बजी, उसने आग ही थोड़ी लगाई। जैसे आग लगती है तो अलार्म बजता है घंटी के अंदर, ऐसे अलार्म बजा वो तो हो ही जाएगी घंटी। एलर्जन के संपर्क में आया तो एलर्जी होगी, आग के संपर्क में मकान आएगा, मकान जलने लगेगा, लेकिन घंटी बजी है क्योंकि वो लगा था तो घंटी बज गई। आगे देखो, ये घाव भरने में भी सहायक होता है। यूनोफिल्स कण की मात्रा ज़्यादा होने पर, यूनोफिल्स कण की मात्रा ज़्यादा होने पर इओसिनोफिलिया हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी भी अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो इओसिनोफिलिया हो जाता है, जिससे फीवर वायरल हो जाता है, सांस फूलती है और शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है। अगर इसकी भी मात्रा ज़्यादा होगी तो दिक्कत होगी। देखो, WBC होता है रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग का प्रतिरोध करते हैं भैया। जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी
तो ये क्या करेंगे, भूखे फिरेंगे, मारेंगे। ये भूख फिरेंगे तो कहेंगे लाओ हम शरीर को ही खा लेते हैं, शरीर को ही चबा जाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाए। अगर WBC की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई तो हमको रक्त कैंसर हो जाता है, जैसे ल्यूकेमिया कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चौथा होता है लिम्फोसाइट्स। अब चौथा समझ रहे, कणिका विहीन का है, ये अच्छा है। यह सबसे छोटी WBC आकार में, आकार के अनुसार से सबसे छोटी WBC कौन है, लिम्फोसाइट है। आप पॉइंट बना के लिखें, नंबर 1 यह सबसे छोटे आकार की WBC है। नंबर 2 ये चोटी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कहेंगे गुरुजी कौन कौन होती है, एक होता है T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट। एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। ये दूसरा प्रकार लिखना था सर। हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली उत्पन्न करती है। क्या करती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली उत्पन्न करती है। अब गुरुजी ये 2 प्रकार के होते हैं, इनका क्या काम है, देखो। जो T लिम्फोसाइट होता है वो शरीर में आने वाले रोग जैसे ही आते हैं तो उसकी सूचना पहुंचाता है किसका, B लिम्फोसाइट। और B लिम्फोसाइट उन रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी हाल तैयार हो जाता है, गनन लेके ले मार हो चाहिए, नहीं आए समझो। जैसे आपने देखा है शहरों में बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होती हैं उनमें चौकीदार लगा होता है, तो T लिम्फोसाइट चौकीदार है। क्या है, चौकीदार। ये देखता है कौन आया, रे आया, हाँ हाँ भाई आया, मालिक को सूचना देगा, मालिक 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 वो आए हैं। B लिम्फोसाइट के अच्छा नहीं आया, समझो, दोबारा समझो और फिर समझो। T लिम्फोसाइट सैनिक है। T लिम्फोसाइट खड़ा है बॉर्डर पर, देख रहा है मार वहाँ से पाकिस्तान की फौज आ रही। T लिम्फोसाइट कह रहा है मैन बटालियन, देखो रे वहाँ से 15-20 को टैंक आए हैं मारने के लिए। B लिम्फोसाइट कह रहे को देखते हैं, ये भी पहुँच गया तोप लेके, ले हम भी मारेंगे टैंकों को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इस प्रकार से T लिम्फोसाइट गार्ड का काम करता है और B लिम्फोसाइट मालिक जा थूर थाड़ देगा बंदूक। ठीक है, आगे देखते हैं T लिम्फोसाइट क्या होता है। इसका देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट करो इसको। देखो अभी हमने कहा था WBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में बिल्कुल होता है। इयोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सारे WBC के भाग हैं कि नहीं। लेकिन इसमें जो लिम्फोसाइट है वो जिसमें T लिम्फोसाइट, सिर्फ T लिम्फोसाइट कौन है, T लिम्फोसाइट। इसको लिखो, महा इंपॉर्टेंट, महा आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि ये गलत कर देंगे आप लोग। इसका जो निर्माण है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है अभी आपको बता दिया जाएगा। इसका एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम को ये मजबूत करता है। तो देखो T लिम्फोसाइट अकेले का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। बकाया सभी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। T लिम्फोसाइट T शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी जुटाते हैं और लिम्फोसाइट B तक भेज देते हैं। वही तो हमने कहा, ये जानकारी जुटाएगा भैया का हालात हैं और ये भेज देगा B लिम्फोसाइट के बाद। तो T लिम्फोसाइट का काम करता है, एक प्रकार से जानकारी जुटा के जानकारी भेजने का मैसेंजर। लेकिन महत्वपूर्ण है कौन, T लिम्फोसाइट। काहे गुरुजी, अरे सोचो ना, ये सूक्ष्म हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, यदि इनकी जानकारी जुटाएगा नहीं तो B लिम्फोसाइट तक भेजेगा कैसे। अगर B लिम्फोसाइट को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो बेचारा वो लड़ने के लिए तैयार कैसे होगा। समझ रहे हो। तो महत्वपूर्ण कौन है, T लिम्फोसाइट है। अब पढ़ते हैं गुरुजी B लिम्फोसाइट। भैया इसका नाम ही है, B नंबर नहीं है, B लिम्फोसाइट इसका नाम है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसे बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। यह हानिकारक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं और सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देते हैं। वही कहा ना, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन मतलब जो बाहरी तत्व आ गए वही एंटीजन होते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन लगी, आपको क्या लगता है जो कोरोना वैक्सीन लगी वो क्या लगाया है उसमें, अभी जो कोरोना वैक्सीन लगी तो आपको क्या लगता है, कुछ नहीं, क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई होगी थोड़ी सी। कोरोना वैक्सीन लगी है तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या लगा होगा, देखो सुनोगे। कोरोना वैक्सीन लगाते समय उन्होंने क्या किया, ये कोरोना का वायरस था। ये क्या था, कोरोना का वायरस, ये वायरस था। क्या था, इस वायरस को मारा, पहले मार के इसकी जो शक्ति थी उसको छीन लिया, थोड़ी सी शक्ति छोड़ी, और इसको मरे हुए वायरस को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिए। हमारी बॉडी थी, ये थे रमेश वाह, ये थे रमेश, कौन थे, रमेश थे। और ये गए कोरोना वैक्सीन लगवाने, कहाँ गए, कोरोना, और इनको यही कोरोना इंजेक्ट कर दिया।
अब ये कोरोना मरा हुआ था भाई, हमारी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को पता नहीं है भैया कोरोना है। टी लिम्फोसाइट का सुनो मालिक, बी लिम्फोसाइट कोई आया है, बड़ा शक्तिशाली सा लग रहा है, तो हाल बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो गया। हाँ देखते हैं कौन आया, और इसको मारने के लिए बंदूक तैयार की। उसी बंदूक की तैयारी को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। वो जो आया लेके वो कहते हैं एंटीजन। तो हमें जितनी भी वैक्सीन लगती हैं, जैसे पोलियो की 2 बूंद सुनी होगी आपने, या पोलियो का इंजेक्शन लगता है, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, तो इसमें सब में उसके मरे हुए वायरस शरीर में डाल दिए जाते हैं, और मरे हुए वायरस जैसे ही डाले जाते हैं तो उनके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बना देता है। और जब वही चीज़ वास्तव में आती है, जैसे हमारी सेंट्रल हो ना, युद्ध के पहले मॉक ड्रिल करती है, युद्ध अभ्यास करती है ताकि युद्ध में काम आ सके, तो यही मरे हुए जीव भेज के हमारे शरीर को तैयार किया जाता है मेन युद्ध के लिए। ठीक है, चलिए, इस प्रकार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करती है। अच्छा, जो होता क्या है, HIV एक वायरस होता है जिसके कारण एड्स रोग होता है। एड्स रोग क्या होता है, कुछ सुन लीजिए। एड्स रोग होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, और उसी कोई एक पुरुष है, ये रमेश थे, ठीक है, ये संगीता थी, इनमें से किसी एक व्यक्ति को भी एड्स है, और इन्होंने अगर शारीरिक संबंध बनाए, फिजिकली संबंध बनाए, तो एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो जाता है। या रमेश को जैसे एड्स था, इनके शरीर में लगी हुई सुई चुभी और वो दूसरे व्यक्ति को लग गई, जैसे ये मुकेश हैं, मुकेश को लग गई, तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जैसे आप रमेश बनवा रहे थे सेविंग दाढ़ी आड़ी, और उसके पहले किसी रमेश ने बनवाई दाढ़ी, और रमेश को दाढ़ी में निकल आया खून, और ब्लेड में खून लग गया, वही ब्लेड इन्होंने कर ली यूज, तो इनको एड्स हो जाएगा। अगर एड्स है किसी व्यक्ति को, समझे ना, किसी व्यक्ति को एड्स है। एड्स बहुत बड़ी बीमारी होती है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ये लिम्फोसाइट टी को समाप्त कर देता है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है, इसमें क्या करता है, जब एड्स होता है तो HIV वायरस टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसको मार देता है। सोचो, टी लिम्फोसाइट मर गया तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कैसे बनाएगा, उसको पता ही नहीं होगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को HIV वायरस के द्वारा एड्स हो जाता है, एड्स एक बीमारियों का गत्ता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट ख़त्म हो गया, अब उसको जुकाम होगा, बुखार होगा, खांसी होगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा बी लिम्फोसाइट, उसको पता ही नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा तो क्या होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को एड्स होता था, उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। कोई दवाओं के दम पे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। एक लास्ट, चलिए देखते हैं क्या है। अब हाँ, ईमा नंबर है मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट। 5वीं है मोनोसाइट। यह सबसे बड़े आकार की WBC है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की WBC थी, यह सबसे बड़े आकार की WBC है। चलो, अत्यंत सक्रिय है तथा अन्य बचे हुए एंटीजन को मारता है। अगर जो बी लिम्फोसाइट से बच गए उनको कौन मार देता है? मोनोसाइट मार देता है। नोट, WBC की अधिक मात्रा हमारे शरीर में रक्त कैंसर उत्पन्न करती है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। आगे देखो, रक्त कैंसर के अन्य रोग लिम्फोमा और मेलोमा कहलाते हैं। अन्य रोग भी होते हैं जो क्या कहलाते हैं? लिम्फोमा और मेलोमा कहलाते हैं। आगे देखो, फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव के समस्थानिक का प्रयोग करके, फास्फोरस 32 के रेडियो एक्टिव तत्व ये समस्थानिक है, का उपयोग करके रक्त कैंसर की पहचान और इलाज किया जाता है। आगे देखिए, ख़त्म है क्लास आपकी, बस 2 लाइन और रह गई। इसके अलावा कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल थेरेपी, रक्त चिकित्सा आदि, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लंबे समय तक संक्रमण, प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी और कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण रक्त कैंसर उत्पन्न करते हैं। थैंक यू सो मच, और सभी बच्चों को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल आप टेस्ट दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। कल आपका संभवतः कोशिश करेंगे सॉल्यूशन देने की, और इसके साथ पुनः कल मिलते हैं शाम में। आप पढ़ेंगे कल प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, अगला टॉपिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।